Assalamu alaikum viewers, this is Kamran Ali and today in this video we will discuss stylistic analysis of poetry. Okay, आज की जो ये वीडियो की स्लाइड्स हैं ये मेरी टीचर MS फायज़ा लियाकत की हैं जो PhD इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स स्कॉलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लैंग्वेज ऑफ पोम्स एंड स्टाइलिस्टिक्स। तो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ पोइट्री इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ पोम टू क्रिएट मीनिंग, इवोक इमोशंस एंड प्रोड्यूस एस्थेटिक इफेक्ट्स। तो यही वही बात है कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टाइलिस्टिक है क्या। स्टाइलिस्टिक, व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स? ओके, स्टाइलिस्टिक इज अ discipline of linguistics that examines how language creates meaning, evoke emotions and produce aesthetic effect। मतलब कि कैसे एक लैंग्वेज कोई भी मीनिंग प्रोड्यूस करती है या वो इमोशंस को इवोक करती है या कोई भी एस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। तो ये हमारे पास स्टाइलिस्टिक है। और उसके बाद जहाँ पे जो लिखी हुई है कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ पोइट्री इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ पोम टू क्रिएट मीनिंग, इवोक इमोशंस एंड प्रोड्यूस एस्थेटिक इफेक्ट। इसका भी यही मतलब है कि कैसे पोइट्री हम एनालिसिस करेंगे एज हम लिटरेरी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। लिटरेरी एनालिसिस में हम अपना आर्गूमेंट दे रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा पॉइंट्स लिख रहे होते हैं। तो लिटरेरी एनालिसिस से हट के स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इज मतलब फॉर्मल वे ऑफ एनालिसिस किसी भी चीज़ का। एज इट इज़ मीनिंग हमें जानना हो तो हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसमें जैसे कि कोई भी वर्ड्स जो क्रिएट कर रहे हो मीनिंग है वो कर रहे हो इमोशंस को, तो हम सिर्फ उस स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के थ्रू ही जान पाएंगे इसको। तो it focuses on various linguistic features and literary devices employed by the poet, including word choice, lexemes, syntax, sound patterns, phonology, figures of speech and narrative techniques। अच्छा, तो इन सब को जो है ना हमने कैसे एनालिसिस को करने के लिए जो जो मतलब पोएट ने लिटरेरी डिवाइसेस या कोई भी फीचर्स यूज़ किए हैं उन सब को हमने वन बाय वन देखना है। जैसे कि लेक्सिकल चॉइसेस ऑथर की कौन सी हैं, उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, उसके बाद वो फोनोलॉजिकल फीचर्स वो कौन से यूज़ कर रहा है, साउंड पैटर्न्स कौन से यूज़ कर रहा है, और फिगर्स ऑफ स्पीच एंड नैरेटिव टेक्निक्स। तो ये सारा कुछ हमें देखना पड़ता है एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस को करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो को जो हम एग्जांपल्स हैं उनको हम डील करेंगे मल्टी लेवल अप्रोच टू स्टाइलिस्टिक एनालिसिस से। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे फोनोलॉजिकल लेवल पे, उसके बाद देखेंगे लेक्सिकल लेवल, उसके बाद देखेंगे सिंटैक्टिक लेवल, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्राफोलॉजिकल लेवल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फोरग्राउंडिंग। अच्छा, फोरग्राउंडिंग की जो डेफिनेशन है ये लीच ने दी है, जॉफ्री लीच। जैसे कि मैं रीड करता हूँ, टेकन एज अ प्रीडोमिनेटली लिटरेरी फीचर द टर्म foregrounding refers to an effect brought about in the reader by in linguistic or other forms of deviation in the literary text। मतलब अगर कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट में कोई भी ऑथर जानबूझ के ऐसी कोई लाइन या ऐसी कोई वर्ड्स या ऐसी कोई चीज़ जानबूझ के वो डाले या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डाले जिसकी वजह से उस रीडर का पूरा फोकस और उस पे रीडर पे इफेक्ट हो, उसको कहते हैं हम फोरग्राउंडिंग। तो यहाँ पे एक दूसरी इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द डेविएंट फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बीइंग अनएक्सपेक्टेड कम टू द फोरग्राउंड ऑफ रीडर्स अटेंशन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इट्स नॉर्मल लिंग्विस्टिक फीचर। अच्छा, मतलब ऐसे फीचर्स जो कोई भी टेक्स्ट रखता हो, जो जिससे जो ना मैंने जैसे आपको पहले बताया जो रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर ले, मतलब अटेंशन को कैरी करे, वो ऐसे फीचर्स उन्हीं को हम कहेंगे फोरग्राउंडेड। तो आगे देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के साथ। तो लीच ने ना यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी दी थी, जैसे इसमें दिस ब्रेड आई ब्रेक बाय डायलन थॉमस। ये एक पोम है डायलन थॉमस की, जिसमें लीच ने एग्जाम्पल दी है, जिससे वो कहता है कि जो यहाँ पे मैं पहले पोम रीड करता हूँ फिर मैं आपको उसकी स्टैंजा की फोरग्राउंडेड बताता हूँ। वंस इन दिस विंड द समर ब्लड knocked in the flesh that decked the wine, once in this bread the oat was merry in the wind, men broke the sun, pulled the wind down। अब आपको जो है ना सबसे पहले देखना है कि इनकी सेमेंटिक फील्ड क्या है। अब जो सेमेंटिक फील्ड कैसे देखनी होती है कि जो हमारे वर्ड्स जो सिमिलर मीनिंग रखते हो, एक ही वो ग्रुप में से मीनिंग कैरी कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है ना एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वंस इन दिस ब्रेड।
अब वंस इन दिस ब्रेड ये बिल्कुल ही एक अलग ही वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका कोई इस सेमेंटिक फील्ड से डील नहीं कर रही, तो यही हमारी जो है ना फोरग्राउंडेड है वो बात। और उसके बाद जो नीचे लाइन लिखी है द ओट वाज मैरी इन द विंड, ये भी एक अलग ही, अब देखें यहाँ पे ओट वाज मैरी तो वो ऐसा नहीं हो सकता, द मैन वाज मैरी हो सकता है, मगर ओट तो एक थिंग है, एक चीज़ है, वो कैसे वो मैरी हो सकता है। और उसके बाद इसी वजह से इसको फोरग्राउंडेड कहा गया है। यहाँ पे देखें अगर लीच ने भी यहाँ पे किया है इसका analysis of the poem and recognize the expressions the oat was merry and broke the sun in it figuring the stanza quoted below as foregrounded। अब यहाँ पे उसने दो बातें वहाँ पे लिखी हैं जो foregrounded हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल, इसी की एग्जाम्पल में डिटेल वो बात की है। In the expression the oat was merry, the noun which normally has the feature of inanimacy, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओट है वो एक जो नाउन है वो एक इनएनिमेसी को फीचर रखता है, मतलब वो एनिमेट नहीं है, एनिमेट नहीं हो सकता। इन द लैंग्वेज कोड इज गिवन एन एनिमेट एंड मोर प्रिसाइसली अ ह्यूमन फीचर, तो ओट को यहाँ पे एक ह्यूमन फीचर दे दिया गया है, इस वजह से हम हमारी जो पूरी अटेंशन है वो इस लाइन पे जाती है। तो ये पोएट ने डेलिबरेटली यहाँ पे किया है कि फोरग्राउंडेड लगेगी बात। तो नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो दूसरी एग्जाम्पल थी, द मैन वाज मैरी, तो द टीचर वाज मैरी हो सकता है यहाँ पे अगेंस्ट नॉर्मल एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पे वो लिखता है कि foregrounding occurs here because the semantic features of these items in the language code do not correspond with those which are bestowed upon them by the contextual environment in which they appear। अच्छा, उनका जो अब वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, जिस सिचुएशन में वो बात हो रही है, वहाँ से अगर कोई बिल्कुल ही अपोजिट बात कह देना उसमें लिखी हुई है, तो वो हमारी कहेगी foregrounding। होप सो कि आपको समझ आई हो। जो बिल्कुल भी सेमेंटिक फीचर से मैच ना कर रही हो बात, या कोई भी ऐसी वर्ड या कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ना, आपको अलग इररेलेवेंट लग रहा हो, तो वो हमारे कहलाएगा फोरग्राउंडिंग। तो इसकी जो है ना कॉर्सकी जो है, एक रशियन है, ये भी लिंग्विस्ट है, इसने एक और भी इसके बारे में बताया कि दिस डेफिनेशन सिग्निफाइज टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फोरग्राउंडिंग। एक तो है फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि वो इंटेंशनल पोएटिक जो पोएट हैं वो इंटेंशनल तौर पे जो है ना ऐसे वर्ड्स या ऐसी सेंटेंसेस डालते हैं जो रीडर्स को मोटिवेट करें या फिर उनकी जो है ना डिमांड्स को वो फुलफिल करें। और दूसरा है सेकंड, डिस्टॉर्शन ऑफ एनी लिंग्विस्टिक कंपोनेंट में ब्रिंग अबाउट फोरग्राउंडिंग। अच्छा, कोई भी ऐसा लिंग्विस्टिक कंपोनेंट अगर पोएट डेलिबरेटली ना, अगर उससे गलती से कोई वो खुद से जानबूझ के उसने नहीं किया, तो फिर भी अगर वो ऐसी कोई मिस्टेक करता है, यहाँ पे ऐसी कोई कोमा लगा देता है, या फिर ऐसी कोई लाइन ब्रेक करता है, या इररिलेवेंट वर्ड लगा देता है सिचुएशन के मतलब अलग, तो वो भी एक फोरग्राउंडिंग टेक्निक कहलाएगी। तो अब देखते हैं सबसे पहले फोनोलॉजिकल फीचर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी पोइट्री को एनालिसिस करने के लिए देखेंगे मल्टी लेवल अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फोनोलॉजिकल लेवल, लेक्सिकल लेवल, सिंटैक्टिक लेवल, और उसके बाद हमने ग्राफोलॉजिकल लेवल पे देखना है। तो अब हमारे पास आ गए फोनोलॉजिकल फीचर, जिसमें हम देखते हैं साउंड पैटर्न्स। हम यहाँ पे सिर्फ साउंड पे फोकस करते हैं, साउंड पैटर्न्स पे, कि किस वर्ड्स में या किस स्टैंजा में क्या साउंड्स वहाँ पे कोई मीनिंग क्रिएट कर रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है राइम एंड मीटर। तो इसको रीड करते हैं पैराग्राफ को। पोइट्री often relies on regular patterns of rhyme and meter which give it rhythm and musicality. Stylistic analysis focuses on how these sound patterns enhance the meaning or mood of the poem. For instance, a regular meter might create a sense of harmony, while a disrupted meter may introduce attention or surprise. तो यहाँ पे इसका क्या मकसद है? वैसे तो आपको पता होगा कि पोइट्री में राइम और मीटर किस लिए होते हैं, कि वो पोइट्री को एक लिरिकल फॉर्म में, रिदम में लिखने के लिए होते हैं, और उसमें म्यूजिकलिटी को इवोक करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उन चीज़ का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करें इस फीचर का, तो हमें क्या पता लगेगा, हम वहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि जो पोएट है, जो यहाँ पे रीडर है, वो क्या करना चाहता है, क्रिएट अ सेंस ऑफ हार्मनी करना चाहता है, या फिर वो एक ऐसी ट्यून या डिसरप्टेड ट्यून को वो दिखा रहा है जहाँ पे वो टेंशन या सरप्राइज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी सरप्राइज, टेंशन और सरप्राइज। तो इनमें हमने ये फोकस करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन में हम देखेंगे एजोनेंस और कंसोनेंस, ये भी साउंड से रिलेटेड ही है। दीज साउंड डिवाइसेस रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट्स और वाउल साउंड्स। अच्छा, एजोनेंस जो होता है वो होता है कि जो वाउल साउंड्स की जो जितनी भी रिपीटेशन आई हो या जितनी भी उसमें है वो वाउल साउंड की प्रेजेंट हो। और उसके बाद कंसोनेंट्स हैं, जो कंसोनेंट्स होते हैं वो जो कंसोनेंट साउंड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं या रिपीट हो रहे हैं वो, तो उसकी क्या मीनिंग है। तो वहाँ यहाँ पे भी देखेंगे कि ये कैसे ये साउंड्स हमारी जो है ना किसी भी मतलब कैन एम्फेसाइज पार्टिकुलर वर्ड्स और थीम्स को, ये साउंड्स कैसे हमारे किसी भी वर्ड को एम्फेसाइज कर रही हैं और इससे हमें उस वर्ड की थीम का पता लग जाता है। जैसे कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, यहाँ पे देखें, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस एग्जामाइंस हाउ these sounds shape the reader's experience, enhance cohesion और reinforce meaning। तो ये इन्हीं साउंड्स को देख के हमें पता लगेगा कि पोएट किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन सा वर्ड वो बार बार रिपीट कर रहा है और उसकी क्या वो वजह है और उसकी क्या पैटर्न है। वो इससे हम उसका थीम भी हमें पता लग जाएगा कि उसका थीम क्या है और उसकी मीनिंग भी हमें पता लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे ओनोमेटोपिया। आपको अगर ना पता हो तो ओनोमेटोपिया वो वर्ड्स होते हैं जो वो साउंड्स होती हैं जो मतलब नेचुरल साउंड्स होती हैं, जैसे कि टिक टिक और जो बीज की आवाज़ होती है बीज, तो वो ओनोमेटोपिया नेचुरल साउंड कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स कैन हाइटन द सेंसरी इम्पैक्ट ऑफ द पोम। स्टाइलिस्टिक लुक्स एट हाउ साउंड एंड मीनिंग मर्ज टू क्रिएट विद इमेजरी। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ये तो वैसे नेचुरल साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं ओनोमेटोपियाज, जो सेंसरी इम्पैक्ट को वो हाइटन करें। और उसके बाद जब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करेंगे हम ओनोमेटोपिया वर्ड्स का, तो हम देखेंगे कि वो कैसे एक मीनिंग को एक विविध इमेजरी के साथ मर्ज कर रही है। तो ये देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये सारी फोनोलॉजिकल फीचर्स की हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस वाले स्टैंजा में सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फ्यूरो फॉलोड फ्री। तो आपको यहाँ पे हमने देखने फोनोलॉजिकल फीचर्स के इसमें कौन से कंसोनेंट्स ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से वाउल्स या कौन से फिर ओनोमेटोपिया वर्ड्स यहाँ पे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये फ की साउंड बार बार आ रही है हमारे पास, फ फ फ, और यहाँ पे भी फ, और यहाँ पे भी फ, एंड अगेन फ। तो इन सब का भी एक मीनिंग है। द रिपीटेड फ साउंड इन फेयर फॉर्म एंड फ्यूरो एंड फ्री क्रिएट्स अ स्मूथ। अब यहाँ पे देखें ना, स्मूथ, फ की आवाज वैसे भी स्मूथनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्रिएट अ स्मूथ फ्लोइंग रिदम दैट मिरर्स द मोशन ऑफ द शिप एज इट सेल्स फ्रीली ओवर द सी। अच्छा, तो बगैर हमने लिटरेरी एनालिसिस किए हमें पता लग गया कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। देखें, एक शिप, जो सेलर शिप होती हैं जो सामान वगैरह लेके जा रही होती हैं समुद्र के थ्रू ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसमें जो है ना ये उसका मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो फ्लोइंग साउंड की क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि मतलब जो शिप है वो स्मूथली जा रही है अपने पाथ पे। दिस एलिट्रेशन एम्फेसाइज द द ईज एंड स्पीड ऑफ द शिप्स मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि शिप्स मूवमेंट, शिप की मूवमेंट को ये फोकस कर रहा है, और रीइंफोर्सिंग द थीम ऑफ फ्रीडम एंड फॉरवर्ड मोशन इन दिस पार्ट ऑफ द पोम। तो ये बगैर हमने लिटरेरी एनालिसिस किए हमें पता लग गया कि हम किसी भी वर्ड्स को देख के उसकी साउंड्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस थीम की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास क्या है। आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। तो यहाँ पे आप देखें तो जो रिपीटेड साउंड है ई की वो हमें नजर आएगी, जैसे कि क्वेस्ट में ई है, डिप्रेस्ड में ई है, और फेल्ट में भी है, एंड रेस्टलेस में भी है। तो हम देखेंगे इसका एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिपीटेड ई साउंड इन कन्फेस, क्वेस्ट, डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिल्ड्स अ मेलंकलिक रिफ्लेक्टिव टोन। अच्छा, मेलंकलिक रिफ्लेक्टिव टोन क्या है? मेलंकलिक होता है जो मतलब गमगीन टोन, और यूनिटी की भी यहाँ पे बात कर रहा है कि ये यूनिटी को वो शो कर रही है ये लाइन्स और ये साउंड्स। द एजोनेंस reinforces the theme of internal struggle as the speaker confesses to feeling emotionally unsettled and weary। तो
इससे हमें यहाँ पे एनालिसिस एजोनेंस का अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो वो हमें थीम ऑफ इंटरनल स्ट्रगल, मतलब इंटरनल वो अंदरूनी तौर पे वो स्ट्रगल में है जो भी इंडिविजुअल ये बात कह रहा है वो पोएट। द स्पीकर कन्फेसेस द फीलिंग ऑफ, वो क्या है, अनसेटल्ड इमोशंस की वो फीलिंग को यहाँ पे कन्फेस कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, एंड द सिल्कन एंड द सिल्कन सैड अनसर्टेन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बार बार यहाँ पे स और यहाँ पे भी स और यहाँ पे भी स, ये स की हमारे पास साउंड्स रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे इन दिस लाइन the repeated s sound in silken, sad, uncertain and rustling mimics the soft, देखें यहाँ पे soft eerie sound of the curtains moving। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो भी अगर पर्दे यहाँ पे नीचे गिर रहे हो तो उनकी जो साउंड होती है तो स की साउंड होती है, जो सॉफ्ट ईरी साउंड होती है। तो वो हमें इसी लाइन से ही पता लग रही है, हमें वो क्रिएट कर रही है विजुअल, मतलब ऑडिटरी एक हमारे कानों में एक आवाज़ क्रिएट कर रही है पर्दों जो गिरने की। तो यही इस स्टैटिस्टिक एनालिसिस का यही मकसद होता है कि आपको बगैर लिटरेरी एनालिसिस किए आपको असली उसकी मीनिंग पता लग जाए। द कंसोनेंट्स क्रिएट्स, यहाँ पे देखें, कंसोनेंट्स क्रिएट्स एन अनसेटलिंग मिस्टीरियस मूड एम्पलीफाइंग द टेंशन एंड फोरबोर्डिंग द दैट रन्स थ्रू आउट द पोम। अच्छा, जो यहाँ पे कंसोनेंट्स हैं, अब यहाँ पे जैसे कि क, प एंड यहाँ पे द, ये जो ना सारे क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे मिस्टीरियस मूड को, अनसेटलिंग टोन को यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी टेंशन चल रहा है यहाँ पे पोम में थ्रू आउट द पोम। तो ये वैसे भी द रेवन बाय एडगर एलन पो की पोम है, तो जाहिर सी बात है टेंशन तो होनी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द मून ऑफ डव्स in immemorial aims and murmuring of innumerable bees। तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे हमारे पास ओनोमेटोपिया वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बीज, और उसके बाद यहाँ पे डोव्स, तो और मर्मरिंग, और ये सारे हमारे पास यहाँ पे एक मोन भी हमारे पास एक ओनोमेटोपिया वर्ड है। द वर्ड्स मोन एंड मर्मरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया एज दे मिमिक द एक्चुअल साउंड ऑफ डोव्स एंड बीस रिस्पेक्टिवली। दीज वर्ड्स इनहेंस द ऑडिटरी इमेजरी अलाउइंग द रीडर टू ऑलमोस्ट हेयर द नेचुरल साउंड्स एज दे रीड। तो आपको जैसे कि यहाँ पे लाइन देखें, इजीली बिल्कुल एक परफेक्ट बैठती है यहाँ पे स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के लिए लाइन, जो फोनोलॉजिकल फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। मतलब जो ये वर्ड्स हैं, जो ये साउंड्स है, ये हमारी ऑडिटरी इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, जो रीडर्स को नेचुरल साउंड्स वो सुनने में आ रही हैं उसी वर्ड्स के रिलेटेड या उसी साउंड के रिलेटेड। द यूज ऑफ ओनोमेटोपिया हाइटन द सेंसरी एक्सपीरियंस। तो ये क्या करता है, ओनोमेटोपिया का जो यूज है वो सेंसरी एक्सपीरियंस को बढ़ाता है ऑफ द पोम, डीपनिंग द रीडर्स इमर्जन इन द सीन। तो रीडर्स उस सीन में खो जाते हैं बिल्कुल वो ऐसी साउंड्स को सुन के। तो ये हमारे पास एक ओनोमेटोपिया की एग्जाम्पल आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्सिकल चॉइसेस, मतलब कि वर्ड चॉइसेस। लेक्सिकल का मतलब वैसे भी होता है वर्ड्स। तो वर्ड चॉइसेस हमारे पास वहाँ पे पोम्स में कैसी वो यूज करते हैं पोएट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्शन होती है लैंग्वेज। द स्पेसिफिक वर्ड्स chosen by poet can reveal a lot about tone, voice and perspective. A stylistic analysis examines whether the diction is formal होगी diction या colloquial और या concrete और abstract, and how these choices contribute to themes or emotions in the poem। तो यही बेसिक सी यही बात है कि जो वर्ड चॉइसेस है ऑथर की डिक्शन के, मतलब वो फॉर्मल यूज कर रहा है, कोलोकियल्स और सिंपल यूज कर रहा है, कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट, कौन से वर्ड्स वो यूज कर रहा है जिससे हम उसके थीम या उसकी मीनिंग को हम पता लगा सके। उसके बाद हमारे पास है सेमेंटिक फील्ड। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद सेमेंटिक फील्ड की एग्जांपल दी हो कि वहाँ पे वो मीनिंग से डील करता है कि ग्रुप ऑफ की मीनिंग। स्टाइलिस्टिक आल्सो एक्सप्लोर्स हाउ वर्ड्स फ्रॉम पार्टिकुलर सेमेंटिक फील्ड। अच्छा, सेमेंटिक फील्ड जो मतलब एक पार्टिकुलर वर्ड्स की जो एक जैसी मीनिंग होती है, एक ही वो ग्रुप के हों। एग्जाम्पल, नेचर, वार, लव आर ग्रुप्ड टुगेदर टू इवोक एसोसिएशन ऑफ मोटिव्स इन द पोम। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि सेमेंटिक फील्ड, एक ही सेमेंटिक फील्ड से बात करते हैं, नेचर, वॉर, लव।
तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है लेक्सिकल चॉइसेस की, जैसे कि नियोलॉजिज्म और आर्केइज्म। नियोलॉजिज्म और आर्केइज्म, नियोलॉजिज्म होता है कि जो भी पोएट ने न्यू वर्ड इन्वेंट किया हो अपनी पोइट्री में, और आर्केइज्म होता है जो मतलब कोई पुराना वर्ड जो इंस्टिंक्ट हो गया हो, मतलब जो पहले ज़माने में की जो लैंग्वेज में यूज़ होता हो, अब वो उसको इतनी आमतौर पे यूज़ ना किया जाता हो और वो पोएट ने दोबारा उसमें डाल दिया हो, तो उसको आर्केइज्म कहते हैं, जो रिलेट कर रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को। जैसे कि पोएट ऑफन इन्वेंट अ न्यू वर्ड न्यूरोजिज्म और यूज आर्किक लैंग्वेज फॉर स्टाइलिस्टिक इफेक्ट्स. A stylistic approach would examine how these lexical innovations contribute to the poem's originality or evoke specific historical और cultural context. वही बात है कि इन वर्ड से उस पोम की जो है ना, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाती है, क्या वो इवोक करती है हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, या फिर वो कोई न्यू चीज़ को वो बढ़ावा दे रही है।